Hey guys, welcome to C++ and Data Structure series. I hope ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. तो ये फर्स्ट सेशन है. So हमने ये डिसाइड किया कि बिफोर मूविंग टू डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पहले वी शुड बी एफिशिएंट इन अ लैंग्वेज, राइट. सो एक लैंग्वेज सीखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न बेसिक्स ऑफ C++ एंड वंस यू गाइज आर ओके विद इट देन वी विल मूव टू डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स. तो ये पहला सेशन है जिसमें हम C++ लैंग्वेज के बेसिक्स सीखेंगे. बेसिक्स में क्या आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी नीड अ लैंग्वेज. उसके बाद आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो C++ के हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स. ये सारा आज हम सीखेंगे इस सेशन में. सो आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो स्टार्ट करते हैं. एक प्री रिक्विजिट है इसकी. प्री रिक्विजिट ये है कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी कोड एडिटर जहाँ पे आप C++ कोड रन कर सकते हो वो इंस्टॉल कर लो. इफ यू नीड अ ट्यूटोरियल ऑन दैट तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स. आई विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दैट. आई विल बी यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड पहले ये डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज क्या है, वाई डू वी नीड अ लैंग्वेज, वाई कंप्यूटर लैंग्वेज वी नीड, राइट. कोई भी डाउट हो आप लोगों को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रेट. सो देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ठीक है सब कुछ सही है बट व्हाई डू वी नीड अ लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत ही क्या है. तो देखो, जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर एक मशीन है, राइट. कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज तो ऑब्वियसली समझ नहीं आती है ना. हम क्या हम बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं या हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं. कंप्यूटर तो ऑब्वियसली एक मशीन है, उसको तो नहीं समझ आएगा, राइट. सो वी नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. फाइन, ठीक है. वी डेवलप सेवरल लैंग्वेजेस एज अ मेथड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन. So languages which are used to communicate with a computer are called computer languages. ठीक है, simple, right? Languages which are used to communicate with computer are called computer languages. ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि लैंग्वेज क्यों चाहिए. ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. तो कंप्यूटर लैंग्वेज है इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम लिखते हैं ताकि वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझ आती है और उस अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है. थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड हो रहा है बट थोड़ा सा 5-10 मिनट दो. थ्योरी करने के बाद हम कोड पे जाएंगे, कोडिंग करेंगे. पर पहले थ्योरी भी तो पता होनी चाहिए कि हम क्यों सीख रहे हैं, राइट. ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस होंगी, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को समझ आएंगी. वो कंप्यूटर समझेगा और कुछ काम करेगा जो हम उसे कह रहे करने को. ओके फाइन, ठीक है. मेन गोल क्या है, मेन गोल इज टू अचीव ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. ठीक है, मेन गोल है अपना ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन करने का. अब दो तरह की लैंग्वेजेस आ जाती हैं, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है. लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी दो तरह की होती हैं. एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज हमारी बाइनरी होती है, बाइनरी में कंप्यूटर समझता है. ठीक है, जीरोज एंड वंस. असेंबली लैंग्वेज होती है कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस, ऐड ए, सब बी. ये अभी रेलेवेंट नहीं है इस डिस्कशन में क्योंकि हम लो लेवल लैंग्वेजेस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है. हाई लेवल लैंग्वेज होती है C++ जो हम पढ़ेंगे, जावा होती है, आई होप सबने नाम सुना होगा जावा का, पाइथन होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या करती हैं, क्या फायदा है इनका ओवर लो लेवल लैंग्वेज. क्यों लो लेवल लैंग्वेज क्यों नहीं सीख रहे हैं भाई हम इसलिए नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर होती है सीखने को एंड उसमें हम कोड जल्दी लिख सकते हैं. ठीक है, ईजियर टू लर्न एंड कोड. ठीक है, ये है फायदा लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का. तो कुछ आइडिया हो गया अभी तक, क्या डिस्कशन से आइडिया हुआ है. आइडिया ये हुआ है कि हमें लैंग्वेज सीखनी है. क्यों सीखनी है, ताकि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें. कोई दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल. हम तो हाई लेवल करेंगे और हाई लेवल में हमारी C++ है जो हम करने वाले. ओके ठीक है, ऑसम. तो ये था हमारा व्हाई डू वी नीड लैंग्वेजेस.
तो गाइज अगर तुम्हें तेज लग रहा हो या तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके फाइन, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट, जिसके लिए सारे वेट कर रहे हैं कि भाई सीखाओ कि कोड कैसे करना है। मेन मुद्दा तो वही है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कोड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। यार देखो, हमने ऑब्वियसली मैथ्स तो पढ़ी है, राइट। मैथमेटिक बैकग्राउंड से मतलब जिनको ऑब्वियसली मैथ्स में ये वेरिएबल वर्ड तो सबने सुना होगा, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है, हम एक वेरिएबल होता है जैसे एक्स, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट, वेरी करती है वैल्यू उसकी, तभी वो एक वेरिएबल है। एक्स में मैं 5 डाल रही हूँ, बाद में मैं एक्स में 7 डाल सकती हूँ, ठीक है। तो एक्स क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है कोडिंग लैंग्वेज में, वेरिएबल होता है कि एक स्टोर कह सकते हो तुम, जहां पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक स्टोरेज कह सकते हो, स्टोरेज के लिए हेल्प होता है, वेयर वी कैन स्टोर डेटा, दैट इज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, ठीक है। तो मैं कोई एक वेरिएबल बना लूंगी, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने लेट्स से एक्स वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 5 वैल्यू स्टोर करा दी। तो ये एक्स मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और 5 क्या है, वैल्यू है उस वेरिएबल की, राइट, ठीक है। अब इस वेरिएबल को कोड में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जब तुम C++ का कोड लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। हैशटैग, सबसे पहले ये होती है हेडर फाइल। मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है कि हेडर फाइल क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये जरा मुझे एक बार ये स्निपेट लिखने दो, सब समझ आएगा। तो देखो, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये जो मैंने चीज लिखी है इसका क्या मतलब है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसका क्या मतलब है। देखो, इसको हम कहते हैं हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स। कुछ प्री डिफाइंड चीजें यूज करेंगे हम कोड लिखने में, वो प्री डिफाइंड चीजें कहाँ पे डिफाइन करी हुई है, इस हेडर फाइल में डिफाइन। ये कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है जो C++ के साथ आता है, ठीक है। तो वो कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड को हम यूज करते हैं अपना नया कोड लिखने में। अगर आसान भाषा में बोला जाए कि ऑलरेडी रिटन कोड, ठीक है, ऑलरेडी रिटन कोड है जिसको हम यूज करते हैं। तो हेडर फाइल्स में क्या होता है, हेडर फाइल में कह रही हूँ इस हेडर आईओस्ट्रीम को इंक्लूड कर लो। ये एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मतलब एक फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट कि तुम कोड को कैसे लिखोगे उसका फॉर्मेट। तो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसको मेरे को इंक्लूड करना होगा ताकि मैं कुछ चीजें यूज कर सकूं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो C++ बनाई है जिन्होंने, उन्होंने कुछ ऑलरेडी लिख रखा है यार, उनका हम कुछ यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर आईओस्ट्रीम लिखते हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्यों लिखते हैं अभी समझ आएगा तुम्हें, पर पहले उसके लिए हम थोड़ा कुछ कोड लिखना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें इसका जरूर बताऊंगी। अब ये क्या है, इंट मेन। मेन क्या है, मेन अभी के लिए तुम ऐसे समझ लो, मेन एक फंक्शन है। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा फंक्शन क्या होता है क्योंकि हमने अभी फंक्शन टॉपिक नहीं किया है, पर अभी समझने के लिए इतना समझ लो कि मेन एक फंक्शन होता है, यहां से कोड शुरू होता है। मतलब हम जब कोड लिखते हैं और फिर हम उस कोड को रन करते हैं तो कोड यहां से चलना शुरू होता है। ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो जो भी मेन के अंदर कोड लिखेंगे, ये मेन है, उसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फर्स्ट लाइन से शुरू होगा, फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर थर्ड लाइन पे जाएगा, ऐसे कोड रन होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे ना, तो एक वेरिएबल बनाते हैं, धीरे धीरे सब समझ आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं,
वेरिएबल कैसे बनाते हैं अब सी प्लस प्लस में? देखो, वेरिएबल बनाने का एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स का क्या मतलब बताया मैंने? फॉर्मेट। एक फॉर्मेट है जो तुम्हें फॉलो करना होगा, नहीं तो तुम्हारे एरर आएंगे। तुम अगर तुम सिंटैक्स के हिसाब से नहीं लिखोगे ना, सिंटैक्स है उसके हिसाब से नहीं लिखोगे तो तुम्हें एरर्स आएंगे और तुम्हारा कोड रन नहीं होगा, कोड रन नहीं होगा। अगर तुम सिंटैक्स के हिसाब से लिखोगे तो तुम्हारे कोई एरर नहीं आएंगे और तुम्हारा कोड रन होगा, सिंपल। तो तुम्हें सिंटैक्स फॉलो करना है, ठीक है? जो सिंटैक्स है वो फॉलो करना है। तो वेरिएबल को बनाने का क्या सिंटैक्स है? सिंटैक्स है, वेरिएबल का नाम दो, वेरिएबल नेम, ठीक है, इज इक्वल टू डालो और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दे दो। जैसे वेरिएबल की वैल्यू है 5 और वेरिएबल का नाम है x। अब यहाँ पे जाता है क्या? यहाँ पे जाता है क्या स्टोर करा रहे हो तुम इस वेरिएबल में। मैं इस वेरिएबल में क्या स्टोर करा रही हूँ? मैं इस वेरिएबल में एक इंटीजर स्टोर करा रही हूँ। 5 इंटीजर है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? इंट। यहाँ पे क्या आएगा? बेसिकली डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है? देखो, ये वेरिएबल का नाम है, ये उसके अंदर का डेटा है। इस डेटा की टाइप क्या है? वो होती है हमारी डेटा टाइप, जो यहाँ पे लिखी जाती है। तो क्या सिंटैक्स है इसका? देखो क्या सिंटैक्स है। मैं एक इंटीजर स्टोर कराऊंगी x वेरिएबल में और वैल्यू क्या है? 5। यानी कि इंटीजर स्टोर करा रही हूँ x वेरिएबल में और यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं एक इंटीजर स्टोर करा रही हूँ, ठीक है? तो ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया। आई होप तुम्हें समझ आया होगा एक वेरिएबल क्या बनाया है। अब देखते हैं और डेटा टाइप्स। एक इंटीजर तो देखी हमने डेटा टाइप, और डेटा टाइप्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप्स, ठीक है? तो डिफरेंट डेटा टाइप्स, बहुत सी डेटा टाइप्स होती हैं। तो देखो, एक डेटा टाइप तो हमने अभी देखी है इंटीजर। डेटा टाइप क्या है बेसिकली? कि किस टाइप का डेटा है, टाइप ऑफ डेटा। इंटीजर देखिए हमने, लाइक 5, 6, 7, 8 सारे इंटीजर्स हैं। फिर आ जाती है फ्लोट। फिर आ जाती है फ्लोट। फ्लोट क्या है? डेसिमल। कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी हो, 5.6, 7.8, कोई भी डेसिमल। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया y इज इक्वल टू 5.6 और मैंने यहाँ पर उसको डाल दी, उसकी डेटा टाइप फ्लोट, ठीक है? मैंने उसकी डेटा टाइप डाल दी फ्लोट, ठीक है? और कौन सी डेटा टाइप है? और डेटा टाइप आती है बूल। बूल, बूल मतलब ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। यानी कि लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया z इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया ट्रू और इसकी डेटा टाइप है बूल, मतलब इसमें एक बूलियन वैल्यू स्टोर हुई है। इस वेरिएबल में एक बूलियन वैल्यू, बूल वैल्यू स्टोर है, ठीक है? पूरा बोलो बूलियन, शॉर्ट में बोलो बूल। और कौन सी डेटा टाइप्स है? और भी डेटा टाइप्स है, जैसे कि और डेटा टाइप्स है जैसे कि तुम्हारा कैरेक्टर। कैरेक्टर ये मेन डेटा टाइप्स है जो मैं अभी बता रही हूँ। बहुत बेसिक रख रही हूँ यार, मैं कोई ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती या ज्यादा ही एकदम से नॉलेज नहीं देना चाहती। बेसिक बेसिक डेटा टाइप्स और भी हैं पर अभी हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मतलब कोई लेटर स्टोर कराना। जैसे कि एक वेरिएबल है, मैंने ले लिया लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया x, फिर से उसमें मैं स्टोर क्या करा रही हूँ? एक लेटर, जैसे a, सिंगल कोट्स में डाल के ऐसे डाल दिया मैंने और इसमें क्या है? ये कैर है, कैरेक्टर। सारे अल्फाबेट्स जो है वो हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप में आते हैं, तो ये कैर हो गया। तो एक बार इनको लिखते हैं। देखो, एक मैंने बना लिया इंटीजर, एक मैंने बनाया फ्लोट जिसमें मैं एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कराऊंगी,
और ये देखो, तुम अगर देख रहे हो जो ये लास्ट में हम सेमीकोलन लगा रहे हैं, ये लगाना जरूरी है हर C++ में, हर स्टेटमेंट के बाद। ये एक तुम्हारी स्टेटमेंट है, इसके बाद तुम्हें एक सेमीकोलन लगाना है, ये सिंटैक्स है। अगर तुम सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो तुम्हें एरर आएगा। ये देखो, तुम्हें ये रेड हो गया ना, देखो एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, तो यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करे एक सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद एक बूल बनाऊंगी, बूल बना रही हूँ z इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाते हैं कैरेक्टर, जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से p नाम दे दूंगी, कोई भी अल्फाबेट d, ठीक है, कोई भी लेटर बेसिकली, तो ये कैरेक्टर है। ये मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं। व्हाट, ये मैंने क्या किया, मैंने ये 4 वेरिएबल्स बनाए। अब क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे हाउ टू प्रिंट इन C++। प्रिंट मतलब जब मैं इस कोड को रन करूंगी, मुझे जो मेरा आउटपुट है, देखो अब ये क्या हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, थोड़ा इसका बारे में बताती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम ना कुछ कोड लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, ये कोड कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, मतलब समझेगा और कुछ काम करेगा, वर्क करेगा, वर्क जो हमने इस कोड में लिखा हुआ है वो काम करेगा और हमें एक आउटपुट देगा। हमारी हमें वो दिखेगा, जो वही हमने उसको बोला करने को, वो हमें एक आउटपुट स्क्रीन होगी, उसमें दिखेगा, ठीक है। तो जब मैं कोड को रन करती हूँ तो मेरे को आउटपुट मिलती है, जो मैं अपना कोड है उसको जब रन करती हूँ, रन करने का मतलब है कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है। जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो हमें एक आउटपुट मिलती है। तो अब वो आउटपुट को दिखाने के लिए कुछ हमें प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। हम कुछ प्रिंट करेंगे, हम अपना कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि इसको प्रिंट, इसको दिखाओ, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाओ। तो वो कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे सी आउट। सी आउट क्या, मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है x, ठीक है, मुझे क्या प्रिंट कराना है x। देखो x प्रिंट कराना है, ओके। इस सी आउट का मतलब है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ओके। तो एक काम करते हैं, हमने कुछ कोड लिखा है, हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे रन, ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं रन कोड, राइट क्लिक करके रन कोड। तो ये कोड रन हो रहा है हमारा, और हमें देखो क्या आया आउटपुट में, आउटपुट में आया 5। आउटपुट में क्या आया 5। 5 क्यों आया आउटपुट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ आउटपुट में 5 मैंने बोला x को प्रिंट कर दो, तो ये x प्रिंट हो गया, ठीक है, x क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब मेरे को लेट्स से मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है y, जो मैंने ये वेरिएबल बनाया था, मुझे y को प्रिंट कराना है। जब मैं कह रही हूँ मुझे y प्रिंट कराना है, इसका मतलब है वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, y के अंदर जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। जैसे x को लिखा, तो x के अंदर जो वैल्यू थी, x के अंदर वैल्यू क्या थी, 5 थी, राइट, तो 5 प्रिंट हो गया। y के अंदर वैल्यू क्या है, 8.9, तो जब मैं y को बोल रही हूँ कि y को प्रिंट करो, तो क्या होगा, y की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी 8.9। तो देखो क्या होगा, हम यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूं फिर से, तो देखो ये रन हो रहा है कोड। अब देखो 58.9 नहीं है गाइस, ये 58.9 नहीं है, ये है 5 जो पहले x प्रिंट था, x, और 8.9 है y। तो यार ये थोड़ा रीडेबल नहीं लग रहा ना, देखो ये तो कितना कंफ्यूजिंग है। मैंने तो x को अलग प्रिंट कराना चाहती हूँ, y को अलग प्रिंट कराना चाहती हूँ ना, ये इकट्ठा क्यों आ रहा है। तो इसको सही करने के 2 तरीके, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं फिर से और बोलूं कि एक डबल कोट डाल के बीच में स्पेस दे दो और यहाँ पे y लिख दो ऐसे। तो देखो जब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, जब इसको रन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 5 आया x की वैल्यू, फिर एक स्पेस आई है बीच में, स्पेस, ये देखो स्पेस आई बीच में, और फिर y की वैल्यू प्रिंट हुई है जो है 8.9।
राइट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, मैं इसको देखो, जब हम ऐसे 2 स्लैश डालते हैं ना, 2 स्लैश डालते हैं, इसका मतलब होता है कमेंट कर दो लाइन को। लाइन कमेंट मतलब है कि कोड में ये जब इसको हम रन करेंगे कोड को, ये लाइंस कंसीडर नहीं होंगी, ठीक है। तो अब देखो सी आउट में कर रही हूँ x, इधर मैं नीचे लिख रही हूँ सी आउट y, मैं इसके आगे ना यहाँ पे लगा देती हूँ एंड एल। एंड एल का मतलब क्या होता है, एंड एल का मतलब होता है x की वैल्यू प्रिंट करने के बाद एक लाइन नीचे चले जाओ, लाइन छोड़ दो एक। तो देखो जब इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 आया जो x की वैल्यू है, और जब नेक्स्ट लाइन में गए तो क्या है y जो कि है 8.9, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। जैसे मुझे एंडल मैं लगाऊंगी नेक्स्ट लाइन में जाए ताकि 7 महीना प्रिंट हो, और सी आउट लगा के मैं z की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी। फिर लास्ट में एक और वेरिएबल था p, उसकी भी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं यार p, और इसके बाद भी एंडल लगा दो। अब रन करो तो क्या प्रिंट हो रहा है, देखो सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। 5, x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 8.9 थी, z की वैल्यू ट्रू थी, बट ट्रू क्यों नहीं प्रिंट हुआ, बूल की वैल्यू ऐसे प्रिंट नहीं होगी, वो ट्रू 1 का मतलब है इट्स ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, ठीक है। p होगा d। तो देखो इससे हमें ये समझ आ गया कि वेरिएबल्स क्या है। अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं गाइस, हमने अब तक 3 थिंग्स पढ़ ली हैं। हमने सबसे पहले देखा है कि पहले तो हमने लैंग्वेज देखा कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। फिर उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू, व्हाट आर वेरिएबल्स, बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर वेरिएबल्स में साथ साथ हमने देखा डेटा टाइप्स, कि डेटा टाइप्स क्या है। 4 तरह की डेटा टाइप्स देखी हमने, 4 तरह की डेटा टाइप्स देखी हमने। देखी इंटीजर जिसको हम बोलेंगे इंट, फ्लोट जो डेसिमल के लिए होती है, बूल जो ट्रू या फॉल्स लिखने के लिए, और यहाँ पे होएगा एक होगी अपनी कैरेक्टर कैर। उसके बाद हमने देखा कि हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रिंट, हाउ टू प्रिंट। एक लास्ट चीज और देखते हैं, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर तुम गाइज यहाँ तक बने हुए और तुम्हें सब समझ आ गया तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत 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 स्मार्ट इंसान हो, और अगर नहीं भी आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम और लगेगा और तुम समझ जाओगे। बट अगर तुम फॉलो कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जरूर बताना कि तुम्हें और तुम्हें वो विजुअल स्टूडियो का सेटअप का वीडियो चाहिए या नहीं। तो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये देखते हैं। देखो कैसे इनपुट फ्रॉम यूजर का क्या मतलब है, देखो मैंने तुम्हें पहले क्या समझाया था, मैंने तुम्हें ये समझाया था कि हम एक कोड लिखते हैं, उस कोड को कंप्यूटर क्या करता है, समझता है और एक आउटपुट दे देता है, ठीक है। अभी तक हम कोड जो लिख रहे हैं हमने बस लिख दिया, ठीक है। हम रन करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको रन करना कहते हैं, और फिर यहाँ पे आउटपुट दिखती है। तो ये जो हमको दिख रही थी ना गाइस, ये जो हमको दिख रही थी ये आउटपुट है। अभी क्या इनपुट फ्रॉम यूजर का क्या मतलब है, भाई यूजर कौन आ गया यहाँ पे। देखो गाइस तुम तो अभी कोड लिख रहे हो, लेट्स से फ्यूचर में तुम कोई एक एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है, कोई ऐप बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, उसमें तुम यूजर से लेट्स से उसकी एज मांगना चाहते हो कि भाई रन टाइम, जब यूजर ऐप चला रहे हो तो वो अपनी एज लिखे। तो तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो ना, कुछ यूजर तुम्हें दे रहा है ऐप में, तुमने अपना ऐप का कोड लिखा हुआ है, पर तुम्हें अब तुम ऐसे तो नहीं कि हर यूजर की 20 साल डाल सकते हो एज, नहीं डाल सकते ना। तुमको जब ऐप चलाएगा यूजर और अपनी एज डालेगा, वही एज चाहिए तुमको, यानी कि तुम्हें कुछ इनपुट चाहिए यूजर से। तो वो इनपुट कैसे लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं हम, वो देखो उसके लिए हम लिखते हैं, इस कोड को अभी के लिए मैं कमेंट कर रही हूँ। कमेंट का मतलब ये डबल स्लैश का मतलब है ये कोड कंसीडर नहीं होगा जब रन होगा। इनपुट लेते हैं हम सी इन करके, सी इन, सी इन, और उल्टे वाले डालते हैं, इसमें हम इस तरफ डालते हैं, इसमें इस तरफ डालते हैं। और मैं बोल रही हूँ कि भाई
मुझे इनपुट लेनी है यूजर से, और जो भी इनपुट आएगी उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर करा दो। समझो फिर से, सी इन का मतलब है इनपुट लो यूजर से, जो भी यूजर से इनपुट आएगी उसको मुझे एक्स वेरिएबल में स्टोर करा देना। क्योंकि भाई देखो, कोई भी वेरिएबल तुम कोई भी वैल्यू लोगे तुम यूजर से कहीं ना कहीं तो स्टोर कराओगे ना उसको, नहीं तो चली जाएगी, राइट। स्टोर, यही तो वेरिएबल्स का फायदा है। वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं? टू स्टोर डेटा। जो भी तुम यूजर से ले रहे हो वो एक डेटा है, तो तुम्हें उसे स्टोर कराना है। तो सी इन जो भी वैल्यू यूजर डालेगा उसे एक्स में स्टोर करा दो, और फिर उस एक्स को फिर से प्रिंट करा दो, ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ भाई सही इनपुट आई है। तो एक काम करते हैं, इस कोड को रन करते हैं। रन कोड। ठीक है, कोड रन हो रहा है। अब देखो, मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी है, तो मैंने लेट्स से एक्स की वैल्यू डाल दी 4। ओके, या फिर एक काम करते हैं, तो गाइस वो जो इशू आ रहा था, तो अगर तुम्हें आउटपुट की जगह टर्मिनल में चलाना है कोड, तो तुम क्या कर सकते हो, गो टू फाइल में जाकर प्रेफरेंसेस में जाओ, सेटिंग्स में, ठीक है, सेटिंग्स में जाके जाओ रन कोड कॉन्फ़िगरेशन में, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रन इन टर्मिनल, उसको चेक कर लो। ओके, उसके बाद अब क्या होगा, जब तुम अपना कोड रन करोगे ना, जब तुम यहाँ लिखोगे रन कोड, तो वो तुम्हारा यहाँ पे रन होगा इन टर्मिनल। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, मेरे को क्या था सबसे पहले, ये सब तो कुछ नहीं है, कमांड्स है। उसके बाद 18th लाइन पे आएंगे, वो देखेगा कि वी हैव टू गिव, यूजर को इनपुट देनी है, तो हम एक इनपुट देंगे, लेट्स से 4। मैंने यहाँ 4 डाला, और जब मैंने एंटर किया तो देखो क्या हुआ, सी आउट है कि एक्स को, पहले तो मैंने इनपुट दिया 4, तो वो एक्स में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, जो भी यूजर ने इनपुट दिया, मैं यूजर हूँ, मैंने इनपुट दिया 4, तो वो एक्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्स में स्टोर करा दो। उसके बाद उसको हमें प्रिंट कर देना है। हमने यहाँ पे फिर एक्स को सी आउट, एक्स को कर दिया प्रिंट, तो एक्स प्रिंट क्या हुआ 4। तो देखो यहाँ पे एक्स क्या हो गया प्रिंट, ये देखो 4। इसको थोड़ा अच्छे से अगर फॉर्मेट करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज कोलन, यहाँ पे एक्स इज डबल कोट्स में, देखो डबल कोट्स में जब तुम कुछ भी लिखोगे वो एज सच प्रिंट हो जाएगा। और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर डाल दिया। अब देखो ये कैसे होगा प्रिंट, मैं रन कोड करती हूँ, यहाँ से रन कोड, 4 डाला, इनपुट देनी है ना यूजर को, यूजर ने, तो यहाँ 4 डाला, और देखो ऐसे लिख के आ रहा है एक्स इज, और वैल्यू एक्स की ये 4। ये जो डबल कोट्स होते हैं ना, इसमें तुम जो भी लिखते हो वो एज सच प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखो क्या देखा, हमने देखा इनपुट कैसे लेनी है यूजर से। मुझे लेट्स से वाई भी लेनी है इनपुट, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ना इसको अच्छे से एकदम सुंदर से वे में लिखती हूँ कि प्लीज एंटर, थोड़ा समझ आए यूजर को भी, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वाई, सेमीकोलन, सी इन वाई कर दूंगी, फिर मैं लिख दूंगी वैल्यू ऑफ वाई इज, क्या है वैल्यू ऑफ वाई, वाई वेरिएबल में स्टोर हुई है ना। ठीक है, तो अब देखो इसको रन करते हैं, देखो कोड समझना ध्यान से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पे मेरे से इनपुट मांग रहा है, क्योंकि सबसे पहले सी इन है, एक्स में वैल्यू देनी है, मैंने 6 वैल्यू दे दी, तो एक्स इज क्या 6 प्रिंट हो गया, एक्स इज 6। फिर अब देखो कह रहे हैं प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वाई, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वाई, मैंने देखो यहाँ पे एंडल नहीं दिया था, मैंने ये एंडल यहाँ पे नहीं दिया था, इसलिए वो उसी लाइन पे है, देखो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया। y की वैल्यू देनी है, y की वैल्यू मैंने 7 दे दी, तो वैल्यू ऑफ y अगली लाइन आएगी, वैल्यू ऑफ y, देखो वैल्यू ऑफ y इज 7, ये वाला जो है वो ये है, फिर 7 जो हमने डाला वो इस वाली लाइन से आ रहा है, इनपुट ले रहे हैं 7, और फिर उसके बाद ये प्रिंट हो गया वैल्यू ऑफ y इज 7। ठीक है गाइस, तो आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि इनपुट कैसे लेना है यूजर से।
अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने आज के सेशन में क्या किया। हमने सबसे पहले देखा है कि लैंग्वेज क्या होती है, फिर उसके बाद हमने देखे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा है कि प्रिंट कैसे करेंगे, एंड लास्टली हमने देखा कि इनपुट कैसे लेंगे फ्रॉम यूजर। सो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत ईजी है गाइज, बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट बार हमने क्या देखा था कि हमें एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट, जो हमें फॉलो करना होता है। हर लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है, नहीं तो वी विल गेट एरर्स व्हेन वी विल रन द कोड। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है एक बार समझते हैं, उसके बाद कोड देखेंगे। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट x, ठीक है, इज इक्वल टू, और वैल्यू मैंने उसमें 5 दी है। अब लेट्स से मुझे एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे बताना है, मुझे ऐसे बताना है कि लेट्स से x की वैल्यू अगर लेट्स से 3 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो कुछ काम करो, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो कुछ और काम करो। तो कुछ ऐसा है कि अगर एक कंडीशन है तो कुछ और काम करो, नहीं तो कुछ और काम करो। इसमें हम यूज करते हैं इफ। ठीक है, इफ कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़े, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये काम करो, नहीं तो कुछ और काम करो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या क्या मतलब होगा इसका, एक बार कोड में देखते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ सेकेंड सेशन डॉट सी प्लस प्लस डॉट सीपीपी। एक्सटेंशन नहीं लगाओगे गाइस तो कोड काम नहीं करेगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता है ताकि हम इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर सकें। ओके, तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ इंट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है x इज इक्वल टू 5। अब मुझे बोला गया है कि अगर इफ, देखो मैं लिख रही हूँ इफ के बाद मैं लगाऊंगी ब्रैकेट और फिर मैं डालूंगी करली ब्रैकेट्स। इफ के अंदर जो ब्रैकेट होगी यहाँ पे जाएगी हमारी कंडीशन कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। मैं प्रिंट करा रही हूँ वैल्यू इज ग्रेटर, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं अभी, वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। सेमीकोलन लगाना मत भूलना, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये करा है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इफ ये कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होता है। देखो मैंने एक चीज यूज की, मैंने एक ये टर्म यूज करी है कीवर्ड। क्या मतलब है कीवर्ड का, कीवर्ड का मतलब होता है ऑलरेडी एक डिफाइंड है सी प्लस प्लस में, ये नाम ऑलरेडी डिफाइंड नेम इन सी प्लस प्लस। दैट इज, तुम अगर मुझे बोलो कि मैं आयुषी, मैं ये वेरिएबल का नाम इफ रख रहा हूं, वी कैन नॉट डू दैट। देखो एरर आ रहा है, देखो एरर आ रहा है ना, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स की यूज हो रहे हैं ना सी प्लस प्लस में, वो हम एज अ वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी नाम हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम मेरा नाम भी हो सकता है ऐसा, पर ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कीवर्ड नहीं होना चाहिए, राइट, जो है इफ। तो इफ नहीं हो सकता। तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड का मतलब होता है ऑलरेडी एक डिफाइंड है नेम, जो सी प्लस प्लस जब जिसने भी बनाई है उसने ये वर्ड यूज किया हुआ है, तो ये कीवर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। फाइन, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू हमने 5 दे दी है। इफ में आएगा, देखेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू होती है। ट्रू होना का मतलब x की वैल्यू क्या 5, क्या 5 जो है ग्रेटर देन 3 है, क्या ये सही है, यस दिस इज ट्रू, 5 तो 3 से बड़ा है, विच इज ट्रू, यानी कि ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई, ये कंडीशन सही है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। ये जो इफ ब्लॉक बनाया है
ये करली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, जो भी करली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे आ जाता है इस चीज को हम बोलते हैं ब्लॉक। तो ये जो हमारा यहाँ पे हम इफ लगा देते हैं और कंडीशन लिखते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन आती है और ये हमारा इफ ब्लॉक होता है। तो बेसिकली अगर हम सिंटैक्स देखें, तो सिंटैक्स अगर देखें हम इफ का क्या है, पहले हम देखेंगे इफ, ठीक है। इफ का सिंटैक्स क्या है, इफ कीवर्ड लिखेंगे, इफ क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड, ब्रैकेट डालेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर हमारी क्या जाएगी, कंडीशन, जो भी कंडीशन है, फिर उसके बाद हम डालेंगे करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स डालेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, इसके अंदर हम अपना कोड लिख से, ये हमारा इफ ब्लॉक है, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, जो कोड चलेगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। सो अगर हम ये कोड रन करें तो देखो कोड रन करने पे क्या होगा, तो देखो क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये यहाँ पे गया, फिर इस लाइन पे गया, उसने देखा कंडीशन ट्रू है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर आ गया, ठीक है। लेट्स से मैं इस वैल्यू को 5 की जगह मैं 3 से एक छोटी वैल्यू दे देती हूँ, लेट्स से मैं 2 दे देती हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 है, तो क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, राइट। तो ये कंडीशन, ये क्या फॉल्स, यानी कि इफ वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स है, तो यहाँ इफ के अंदर अब नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। जब मैं इस कोड को रन करूंगी, तो ये हटा देती हूँ, जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो तुम देखोगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं होगा, देखो एंड हो गया, राइट, दूसरी कमांड का वो आ गया, समझ गए। तो ये था हमारा कंडीशनल, ये इफ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो उसके अंदर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसके अंदर नहीं जाएगा, फाइन, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और चीज देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में दूसरा पार्ट है, हमने अभी केवल देखा था इफ, केवल इफ देखा था, राइट। अब हम देखेंगे इफ एल्स, इफ एल्स, नाम से ही थोड़ा क्लियर लग रहा है, देखो इफ में क्या कर रहे थे, इफ डालते थे और एक कंडीशन डालते थे, ठीक है, यहाँ कंडीशन डालेंगे, करली ब्रैकेट्स डालेंगे, अगर तो कंडीशन जो होगी ट्रू होगी तो वो इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ के अंदर चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। इफ के बाद एक एल्स ब्लॉक होगा, ये एल्स ब्लॉक है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं जाती यार, यहाँ पे तुम ब्रैकेट लगा के कंडीशन मत लिखना, क्यों एल्स में कंडीशन नहीं जाएगी, क्योंकि यार अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स में जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा के ये वाला जो अंदर हो गया, यहाँ एल्स ब्लॉक, इसे एल्स ब्लॉक कहते हैं, और यहाँ पर अपना एल्स का कोड लिख लो जो एल्स पे चलाना है। तो इसी को चेंज करते हैं, यहाँ मैं लिख रही हूँ अगर x 3 से बड़ा है तो यहाँ का काम करो, अदरवाइज एल्स डालो, एल्स भी अब कीवर्ड है, ठीक है, एल्स भी एक कीवर्ड है, ब्रैकेट डालो और यहाँ पे लिखो कि अगर, लिख दो वैल्यू इज लेसर देन 3, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे क्या x 2 है, 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स हुआ, तो अब क्या होगा, एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, सही है। तो इसको रन करेंगे, तो एक बार इसको तो क्या प्रिंट हो गया, वैल्यू इज लेसर देन 3। अब अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 कर दूं, तो 5 तो ग्रेटर देन 3 है तो वो इसमें जाएगा और ये वाली चीज प्रिंट नहीं होगी, वो इसमें जाएगा, समझ गए। वैल्यू इज ग्रेटर देन 3,
राइट। सो ये था हमारा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। एक और होता है इसमें जो देखते हैं एक बार। तो लेट्स से थर्ड वाला आ जाता है इसमें, इफ एल्स इफ एंड एल्स। यानी कि इफ होगा, एक कंडीशन होगी, ठीक है, और अभी हमने क्या देखा था, एल्स होगा और कंडीशन होगी। लेट्स से हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, यहाँ पे तो हम एक ही कंडीशन डाल सकते हैं ना। लेट्स से हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इफ डालेंगे कंडीशन, ठीक है, कंडीशन डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे एल्स इफ, उसकी भी एक ब्रैकेट होगी, उसमें भी एक कंडीशन जाएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एल्स इफ वाले ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और एल्स इफ भी आ सकता है, मतलब एल्स इफ कितने मर्जी आ सकते हैं, ठीक है, कितने मर्जी आ सकते हैं। अभी के लिए मैं एक ही एल्स इफ रख रही हूँ, और एक उसके बाद नहीं तो एल्स में चले जाओ। अगर ये कंडीशन भी ट्रू ना ही, ये कंडीशन भी ट्रू ना ही, तो सीधा वो एल्स में चला जाएगा। एक बार इसको कोड करके समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, अगर x जो है लेट्स से इक्वल है 3 के। ये डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, देखो दो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, एक सिंगल इक्वल और एक डबल इक्वल, ये ऑपरेटर्स हैं। तो देखो क्या होगा, डबल इक्वल और एक इक्वल, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। क्या डिफरेंस है, जब देखो हम ऐसे लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 5, राइट, जब हम लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो 5 की वैल्यू है उसको x में डाल दो, यानी x है ये, 5 की वैल्यू x में डाल दो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, राइट टू लेफ्ट, राइट वाली चीज को पहले देखेगा और उसको लेफ्ट वाले में डाल देगा। डबल इक्वल का मतलब होता है कंपेयर करना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कंपेयर करना। इक्वल दो बार इक्वल डालेंगे तो वो कंपैरिजन हो जाएगा कि क्या लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है, ठीक है। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिफरेंस याद रखना इसका। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू ऑपरेटर डाल रही हूँ कि अगर x की वैल्यू 3 है तो लिख दो वैल्यू इज इक्वल टू एल्स। देखो एक से ज्यादा एल्स भी डाल सकते हैं, x अगर इक्वल टू 7 है लेट्स से, तुम कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे डाल दो वैल्यू इज इक्वल एल्स जाएगा और लिख देगा वैल्यू फाउंड, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे वैल्यू फाउंड लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 5 है तो वो इस कंडीशन में जाना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो इस कंडीशन पे जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको देखो रन करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। देखो वैल्यू इज इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू 3, वैल्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगी 7 तो आएगा वैल्यू इज इक्वल टू, वो इस एल्स इफ में जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू इज इक्वल टू 7। अब अगर लेट्स से मैं कोई और वैल्यू दे दूंगी, 9 दे दी, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, तो वो जाएगा इसमें वैल्यू फाउंड,
ठीक है, एक सेकेंड। वैल्यू फाउंड, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। हमने अब तक 3 कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी है, राइट। हमने सबसे पहले पढ़ा है इफ, फिर हमने पढ़ा इफ एल्स, फिर हमने पढ़ा इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है। हमने ये 3 चीजें पढ़ी। इसके अलावा एक लास्ट होती है, वो होती है स्विच, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट वो क्या होती है, एक बार देखते हैं। सिंटैक्स देखते हैं पहले, फिर कोड करेंगे। वो इफ एल्स की तरह ही है, बस उसका एक फायदा है जो इफ एल्स से उसको मतलब एक एडवांटेज, एड ऑन एडवांटेज देता है। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं स्विच का लिखती हूँ इस साइड पे। तो स्विच में हम क्या करते हैं, लेट्स से इंट है x इज इक्वल टू 5, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा स्विच, मैंने लिखा x की वैल्यू का बेसिस पे हम देखेंगे अगर पहला केस, ठीक है, पहला केस अगर केस 1 लेट्स से x इज ग्रेटर देन 3, कुछ भी कोई भी कंडीशन डाल सकते हो यहाँ पे तुम, ठीक है। तो सी आउट कर दो कुछ भी। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, केसेस होते हैं, ठीक है। एक बार कोड पे समझते हैं। नई फाइल बनाती हूँ, या फिर इसी को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे स्विच, स्विच x की वैल्यू, ठीक है। स्विच क्या करेंगे, x की वैल्यू स्विच करेंगे, ब्रैकेट डाल दिया। पहला केस x की वैल्यू है 5, ठीक है। पहला केस x की वैल्यू है 5, तो सी आउट कर दो, वैल्यू इज 5। फिर केस x की वैल्यू है 9, तो सी आउट कर दो, वैल्यू इज 9। नहीं तो एक डिफॉल्ट रखेंगे कि अगर ये डिफॉल्ट जो है ये एल्स की तरह है, ठीक है। तो अगर कुछ भी ना ऊपर से हुआ तो लिख देंगे वैल्यू फाउंड, राइट। लाके देखते हैं। तो देखो क्या आया, x की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे आया वैल्यू इज 9, और पर यहाँ पे ये भी आ रहा है वैल्यू फाउंड, यानी कि केस x की वैल्यू 9 थी तो वो इस वाले केस में आया, उसने प्रिंट किया, पर वो डिफॉल्ट में भी गया। तो हमें क्या करना होगा ना, ये डिफॉल्ट में ना जाए तो यहाँ पे हमें एक चीज लगानी पड़ती है, ब्रेक, ठीक है। ब्रेक कि भाई केस के बाद जाने पे डिफॉल्ट में मत चला जा, अगर तेरा केस मैच हो रहा है तो बस वहां पे उसका काम करके निकल। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगी तो अब यहाँ वैल्यू फाउंड नहीं आएगा, सिर्फ आएगा वैल्यू इज 9, वैल्यू इज 9। देखो वैल्यू इज 9, ठीक है, समझ गए हो। अब ये स्विच है। अब तुम पूछोगे कि इफ एल्स में और स्विच में फर्क क्या है, भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है। तो देखो स्विच और इफ एल्स दोनों सेम काम करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्विच है वो कंपैरेटिवली फास्टर होता है, कंपैरेटिवली फास्टर होता है देन इफ एल्स। क्यों, इसीलिए क्योंकि देखो इफ एल्स में क्या होता है, राइट, जैसे यहाँ पे इफ एल्स में क्या होगा, वो हर कंडीशन चेक करता है।
यहाँ पे जाएगा चेक करेगा, फिर यहाँ जाएगा चेक करेगा, यहाँ जाएगा चेक करेगा, हर कंडीशन चेक करेगा वो। पर स्विच में जैसे केस उसका होता है, क्योंकि वहां पे फिर हम टर्मिनेट कर देते हैं तो वो बाहर आ जाता है। सो कह सकते हैं कि स्विच जो है उसकी दो एडवांटेजेस है ओवर इफ एल्स। एक एडवांटेज स्विच की क्या है कि वो फास्टर है देन इफ एल्स, और सेकंड कह सकते हैं कि इट्स मोर रीडेबल। क्या है? इट्स मोर रीडेबल, मतलब उसको पढ़ना इजी है। देखो यहाँ पे ये कितना क्लियर है, राइट? कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ये करो, 5 होगी तो ये करो, नहीं तो ये करो। इफ एल्स भी क्लियर है, बट काइंड ऑफ इफ यू सी ये ज्यादा रीडेबल है, ठीक है? सो गाइज ये थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप कि क्लियर होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है। ओके, लूप्स तो क्या होते हैं, लूप्स क्यों यूज करते हैं लूप्स, देखते हैं। सो लेट्स से एक प्रोग्राम बनाते हैं क्विकली, जिसमें हमको अपना नाम प्रिंट कराना है, ठीक है? वी हैव टू प्रिंट आवर नेम 10 टाइम्स, ठीक है? तो मुझे अपना जो नाम है वो 10 बार ही प्रिंट कराना है। तो एक क्विकली प्रोग्राम लिखते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ, ठीक है? उसका नाम मैं दे रही हूँ loops.cpp, cpp से सेव करना एक्सटेंशन से। फिर क्विकली हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं, #include iostream, ठीक है? और मैं क्विकली प्रोग्राम लिख रही हूँ जिसमें सी आउट से हम प्रिंट कराते हैं, याद हो तो सी आउट मैं अपना नाम प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है? तो ये जो मैं अपना नाम प्रिंट करा रही हूँ, एंडल लगाना मत भूलना, नहीं तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो ये मेरे को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो मैं ये 3 बार प्रिंट, मतलब 10 बार लिख दूंगी तो प्रिंट हो जाएगा, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? मैंने 10 टाइम्स ये लाइन लिख ली और ये प्रिंट हो गया, हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एक बार रन करूं, तो रन करते हैं कोड को। तो देखो मेरा जो नाम है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है? ठीक है, समझ गए। 10 बार प्रिंट कराना था तो लिख दिया, ठीक है? लेट्स से गाइस अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यार 10 बार प्रिंट नहीं कराना, तुम्हें इसको 100 टाइम्स प्रिंट कराना है, 100 टाइम्स। क्या करोगे फिर? तुम क्या करोगे? सोचो, 100 टाइम्स प्रिंट कराना है, क्या करोगे? तो तुम ऑब्वियसली क्या करोगे? तुम ये जो प्रोग्राम है इसमें 100 टाइम्स ये लाइन लिखोगे सी आउट, तो 100 टाइम्स वो प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में 100 टाइम्स आएगा। पर क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? क्या ये अप्रोच तुम्हें सही लग रही है? तुम्हें नहीं लगता कि रेपिटेटिव काम हो रहा है? रेपिटेटिव मतलब तुम इसको बार बार कर रहे हो, मतलब यही सेम लाइन को तुम 100 टाइम्स लिखोगे। क्या ये एफिशिएंट कोड है? दो इसमें दिक्कतें हैं गाइस। देखो, एक तो रेपिटेटिव वर्क है जो नहीं करना चाहिए, हम रेपिटेटिव वर्क क्यों करें? और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोड है, दिस इज नॉट इजी टू रीड, नॉट इजी टू रीड, ठीक है? ये कोड अगर तुम देखो, क्या ये इजी टू रीड है? मतलब कितनी सारी अननेसेसरी लाइंस है, फालतू में कोड लंबा हो रहा है अननेसेसरली, राइट? इतना मतलब कोई जरूरत नहीं है, हम इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम काम हम बार बार कर रहे हैं। तुम देखो, ये सेम लाइन दोबारा रिपीट हो रही है, दोबारा रिपीट हो जा रही है, इट्स रेपिटेटिव वर्क, ठीक है? तो इसको कैसे सही करें? जब ऐसा चीज हो रही हो कि रेपिटेटिव काम हो, तो हम क्या यूज करते हैं? लूप्स, यानी एक लूप में काम हो रहा है, मतलब वही काम दोबारा हो रहा है। लूप में क्या होता है? जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आओगे, तो सेम काम अगर तुम्हें दोबारा सेम काम करना है तो तुम एक लूप यूज करो, ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा कि लूप की जरूरत क्यों है। अब देखते हैं कि लूप्स को लिखना कैसे है, कि सिंटैक्स क्या है।
सिंटैक्स। तो C++ में हम 3 लूप्स पढ़ेंगे। 3 तरह के लूप्स होते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इस लूप को यूज करेंगे तो कोई डिफरेंट आउटपुट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कोई भी लूप यूज कर सकते हो, बस क्या करना है तुम्हें, देखो 3 तरह के लूप्स हैं, हम बारी बारी सारे लूप्स देखेंगे। पहले हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप ये पहला लूप है। उसके बाद होता है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, और लास्ट में आता है डू व्हाइल लूप। ये 3 तरह के लूप्स हैं। तो हम ये तीनों तरह के लूप्स देखेंगे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। तो एक बार देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, कि उसको लिखना कैसे है। ठीक है, सिंटैक्स। ओके, तो देखो फॉर लूप कैसे लिखते हैं। ये फॉर कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड, फॉर लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट डालनी है, कर्ली ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे जो भी हमें लूप में काम कराना है वो लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लूप के अंदर काम कराना है हम वो लिखेंगे। ठीक है, और अब देखो फॉर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं गाइस। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट होता है कंडीशन, ठीक है, और थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो बारी बारी देखते हैं क्या है। देखो, हाँ, लेट्स से हमें क्या था, हमें 10 टाइम्स प्रिंट करना था, राइट। हमें क्या करना था, हमें मेरा नाम जो है वो प्रिंट करना था, अपना नाम जो भी तुम्हारा नाम है उसको प्रिंट करो कितनी बार, 10 टाइम्स। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे जो भी रिपीटेटिव काम करना है उसको मैं लूप के अंदर लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगी सी आउट हेलो, यहाँ पे लिख दूंगी मैं आयुषी शर्मा, जो भी नाम है आपका। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ इनिशियलाइजेशन में क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे लिखना होता है कि कितनी बार ये जो लूप के अंदर जो कंटेंट है, ये जो कोड है लूप के अंदर, ये कितनी बार चलाना है। तो मुझे ये 10 टाइम्स चलाना है, राइट। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं x नाम दे रही हूँ या मैं उसको i नाम देती हूँ। मुझे उसको 10 बार चलाना है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में मैं लिखूंगी कि इंट एक वेरिएबल है, मुझे ये जो लूप के अंदर जो कंटेंट है सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद मुझे ये जो लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर जो मैंने कोड लिखा है, इसको मुझे 10 बार चलाना है। ठीक है, पर यहाँ पे हम 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें ये जो i है इसको शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, क्या मतलब 10 तक चलाना है, यानी कि मुझे ये जो i है ये मुझे इक्वल टू 10 चाहिए, यानी 10 बार चलाना है, लेस देन या इक्वल टू 10, पर ये शुरू होगा 1 से। यानी पहले i 1 के लिए चलेगा, नाम प्रिंट हो जाएगा, फिर i 2 के लिए चलेगा, नाम प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 10 बार मेरे को प्रिंट कराना है, तो मैं 10 तक लिखूं, मैं तो i को 10 तक लेके जाऊंगी। और हर बार क्या करूंगी मैं, क्योंकि मुझे अगली बार बढ़ाना है, राइट, i की वैल्यू को, तो मैं i प्लस प्लस करूंगी यहाँ पे, i प्लस प्लस। i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i प्लस प्लस का मतलब कि i की अगर वैल्यू 1 है तो मैं i प्लस प्लस करूं अगर, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है इतना तो समझ आ गया, पर ये लेस देन इक्वल टू 10 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि गाइस देखो, हमें i की वैल्यू जब तक 10 के इक्वल नहीं होती, हमें ये कंटेंट चलाते रहना है, हमें जो लूप के अंदर कोड है वो चलाते रहना है। तो जब i की वैल्यू इनिशियलाइज हम 1 से कर रहे हैं, हम i की वैल्यू 1 से शुरू कर रहे हैं, i की वैल्यू जो है कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही वो लूप के अंदर का कोड चलाएगा। 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है ना,
लेस देन है 10 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो लूप के अंदर का जो कंटेंट है वो प्रिंट करेगा, मतलब वो चलाएगा। फिर आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, यानी आई अब 2 हो जाएगा। फिर 2 भी जो है लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गई, तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ये लूप काम करता है। तो एक बार कोड में देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो इस कोड को मैं कमेंट कर रही हूँ, कंट्रोल स्लैश से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो इकट्ठा कमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, फॉर लूप लगा रही हूँ, करली ब्रैकेट्स डाल दिए, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी जो मुझे काम दोबारा दोबारा कराना है, जो कि है ये, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर मैंने क्या बताया, 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला होगा इनिशियलाइजेशन, मैंने आई स्टार्ट करना है 1 से, सेमीकोलन लगा दो इसके बाद। सेकेंड पार्ट है कंडीशन, मेरे को आई को चलाना है जब तक वो 10 के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक बेसिकली जब तक वो 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है तब तक चलाना है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हर बार मुझे आई को प्लस प्लस करना है, क्योंकि 1 से शुरू कर रही हूँ, 10 तक लेके जाना है तो यार प्लस ही करूंगी, माइनस तो ना करूंगी, आई को माइनस करूंगी तो वो 0 पे जाएगा, वो कभी 10 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। 10 तक लाने के लिए आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाना ही होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब देखो इसको कोड को चलाते हैं और देखते क्या होता है। क्या ये हमारा ऐसे ही प्रिंट करता है 10 बार, क्या ये 10 बार प्रिंट करेगा, देखो रन हो रहा है कोड, तो देखो उसने 10 बार प्रिंट कर दिया, राइट। तो सेम काम हो रहा है। अब देखो कितना एफिशिएंट कोड है यार, 3 लाइंस में, ये जो 10 लाइन में हम कोड लिख रहे थे यही कोड 3 लाइंस में हमने लिख दिया यूजिंग लूप्स। एक बार इसको देखते समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो एक बार ये जो कोड लिखा है इसको समझते अच्छे से कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये कोड लिखा था मैंने, ओके। तो देखो सबसे पहले तो आई की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, इनिशियलाइजेशन, आई की वैल्यू स्टार्ट हुई है 1 से। हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, इक्वल तो नहीं है यार पर लेस देन तो है, तो सेटिस्फाई तो हो ही रहा है। लेस देन इक्वल का मतलब क्या होता है, या वो लेस हो या वो इक्वल हो, ठीक है। तो लेस तो है ही, तो कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाइड। इसको जब ये वाला पार्ट हो गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लूप के अंदर का वो काम जो है कोड वो चलाता है, ठीक है। लूप के अंदर क्या आयुषी शर्मा, वो आयुषी शर्मा प्रिंट कर देगा, और फिर उसके बाद ये जो आई प्लस प्लस है वो काम करेगा। तो अब आई तो 1 था, अब आई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस यानी 2, आई क्या हो गया 2। अब हम देखेंगे फिर से ये लूप का काम। अब इनिशियलाइजेशन, ये गाइस जो इनिशियलाइजेशन है वो पहली बार ही चलता है, ठीक है। कंडीशन बार बार चेक होती है, जब लूप के अंदर का कंटेंट चलना है वो कंडीशन चेक करेगा। तो आई जो अब क्या है 2 है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ, तो वो आयुषी शर्मा प्रिंट करा देगा, और अब फिर से वो आई प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो अब तुम इतना समझो हो क्या रहा है, बेसिकली जब ये वाला जो अंदर वाला कोड है इसको चलाना होता है उससे पहले कंडीशन चेक होती है, ये जो कंडीशन है, जब ये कोड खत्म हो जाता है उसके बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। यानी कोड फॉर लूप के अंदर कोड चलाने से पहले कंडीशन चेक होगी, जब वो कोड चल पड़ा उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। और ये जो इनिशियलाइजेशन है ये वाला पार्ट ये सबसे पहले ही होता है, एक बार। इनिशियलाइज का मतलब क्या भाई, एक बार करना है, राइट। तो अब देखो फिर से देखते हैं, आई क्या हो जाएगा अब 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी, तो ये प्रिंट करा देगा। और अब आई हो जाएगा, आई प्लस प्लस से आई हो जाएगा 4। ऐसे चलता रहेगा गाइस, चलता रहेगा टिल आई इज इक्वल टू 10। जब आई 10 हो जाएगा, 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ 10 इक्वल टू 10 है, कंडीशन सेटिस्फाइड, आयुषी शर्मा प्रिंट हो गया। अब देखो अब क्या होगा, आई उसको बढ़ा देगा तो आई बन गया 11। अब हम देखेंगे क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी नहीं, 11 तो ग्रेटर देन 10 है, राइट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो अब ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। हमारा कोड काम कर रहा है, राइट। हमने 10 बार प्रिंट कराना था, हमने 10 बार प्रिंट करा दिया। 11वीं बार जब वो प्रिंट होने लगा, 11th टाइम जब वो प्रिंट होने लगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई,
तो इट केम आउट ऑफ द कंडीशन. फाइन, इट केम आउट ऑफ द लूप. सो ये हमारा फॉर लूप है. अब तुम अगर देखो यहां पे लेट्स से मैं सी आउट नाम प्रिंट कराने की जगह मैं प्रिंट कराती हूँ आई की वैल्यू. ये जो आई है, ये जो आई है उसको प्रिंट कराती हूँ. ठीक है, तो देखो क्या होगा. तो गाइस देखो क्या हो गया. आई क्या है, देखो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, फिर 2 प्रिंट हुई, 3 4 टिल 10. जब आई 11 हो गया, सिंस इट डज, जब आई 11 हो गया, इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, सो वो अंदर ही नहीं गया लूप के. ठीक है, अंदर नहीं गया तो उसकी 11 वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई. फाइन, कोड काम कर रहे हैं. सो ये था फॉर लूप, राइट. लूप्स एक बार क्या करते हैं, एक बार डिक्रीमेंट भी करते हैं. यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसी को ही एक बार डिक्रीमेंट में लिखते हैं कैसे होगा. तो डिक्रीमेंट में देखो, मैं डिक्रीमेंट में क्या कर रही हूँ, मैं 10 से शुरू कर रही हूँ. जब तक वो इक्वल टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक चलेगा. और इस बार हर बार डिक्रीमेंट होगा. ठीक है, हर बार क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा. तो देखो इस कोड को एक बार ड्राई रन करते हैं. ड्राई रन करके देखते हैं क्या होता है. देखो यहाँ पे इसको बनाया, देखो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन. आई शुरू हुआ 10 से, फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. जी हाँ, तो ये आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, यानी 10. आई की वैल्यू क्या 10. फिर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा. 10, अब आई 10 था, आई माइनस माइनस मतलब एक वैल्यू उसकी रिड्यूस कर दो, तो आई अब 10 से हो गया 9. क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. जी हाँ, तो आई की वैल्यू यानी 9 प्रिंट करा दो. सिमिलरली जब आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. हाँ, 0 इक्वल टू 0 है, तो 0 प्रिंट करा दो, यानी आई की वैल्यू. फिर उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट होगा, तो आई बन जाएगा अपना 0 से 1 डिक्रीमेंट किया यानी -1. तो क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. जी नहीं, -1 तो लेस देन 0 है, राइट. तो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होगा, वो लूप के अंदर नहीं जाएगा. लूप के अंदर नहीं जाएगा. तो इस तरह देखो हमारा ये डिक्रीमेंट वाला भी काम कर रहा है. ठीक है, तो या तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या रिक्वायरमेंट है. इस केस में जहाँ पे हमें नेम प्रिंट कराना था, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 10 बार ही चलेगा एनीवे, राइट. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो 10 टाइम्स ही चलेगा. ठीक है, 10 टाइम्स ही चलेगा. तो अगर मैं इसको सिर्फ कमेंट कर दूं और ये वाला कोड चलाऊं, तो अगर तुम देखोगे तो वो 10 उसने सिखा, देखो उसने 10 टाइम्स प्रिंट करा दिया नेम. एक सेकेंड, देखो उसने 10 टाइम्स प्रिंट करा दिया नेम. फाइन, ठीक है. अब हमने फॉर लूप तो समझ आ गया है. होप कि तुम्हें फॉर लूप समझ आ गया है. सिमिलरली वाइल लूप होता है. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि तुम्हें इसमें फॉर लूप ही यूज करना है या उसमें वाइल लूप यूज करना है. दोनों सेम काम करते हैं. तुम्हें जो कंफर्टेबल लगता है, जिसका सिंटैक्स तुम्हें इजी लगता है या यूज करना इजी लगता है, तुम वो यूज कर सकते हो. तो अगर तुम्हें याद हो, अभी जस्ट हमने फॉर लूप में देखा था कि 3 चीजें होती हैं. इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कंडीशन ओके, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. सिमिलरली वाइल में होता है सेम, डिटो सेम. वाइल का कीवर्ड लगाएंगे,
वाइल में क्या होता है ना, जो वाइल में ब्रैकेट होती है इसमें हम सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कोड है वाइल का, जो हमें लूप का कोड है वो चलेगा, और इस कोड के बाद ना लास्ट लाइन में हम कोड के हम इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। और इनिशियलाइजेशन क्या करते हैं तुम बोलोगे, वो हम वाइल के पहले करते हैं, यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो एक बार लिख के देखते हैं कोड में इसको। तो देखो यही फॉर लूप में जो ये लिखा हुआ है, यही डिक्रीमेंट, यही चीज जो है मैं इसको फाइल लूप में लिखती हूँ, ठीक है। वाइल जो कंडीशन है वो उठा ली यहाँ से, ठीक है, कंडीशन उठा ली, पहले पर ये आई को इनिशियलाइज करना है, तो ये जो इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है वो उठा लिया, वाइल के ऊपर लिख दिया, ओके। उसके बाद जो लूप, जो कोड चलाना है मुझे वो लिख लिया है, एंड लास्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो ये आई माइनस माइनस है वो कहाँ करना है, इस कोड के बाद, दैट्स इट। सो ये तुम्हारा बन गया वाइल लूप, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, ये है तुम्हारा कंडीशन, और ये है तुम्हारा इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, राइट, ठीक है। तो इस कोड को अगर चला के देखें तो ये सेम काम करेगा जैसे ये वाला काम कर रहा है, रन कोड, ठीक है। तो देखो 10 टाइम्स उसने प्रिंट कर दिया। तो एक बार देखते हैं कि ये कोड कैसे काम कर रहा है वाइल का। एक बार ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि एक बार लाइन बाय लाइन कोड को चला के देखते हैं, तो ताकि बेटर समझ आ जाए, ठीक है। ये तो देखो क्या किया, सबसे पहले आई को 10 ले लिया, ठीक है। कंडीशन लगाई, क्या आई ग्रेटर देन 0 है, क्या 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ जी। तो इस लूप के अंदर गया, आयुषी शर्मा प्रिंट कराया और डिक्रीमेंट कर दिया आई माइनस माइनस, यानी अब आई जो है वो 10 से 9 हो गया। तो फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, फिर से लूप है ना, देखो लूप है तो दोबारा जाएगा वो। 9 जो है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी हाँ जी। आयुषी शर्मा प्रिंट कराएगा और आई माइनस माइनस कर देगा, तो आई पे 8 हो गया। फिर से देखेगा कंडीशन, ऐसे सिमिलरली आई 0 तक पहुंचेगा। जब आई 0 तक पहुंचेगा, ठीक है, तो देखो 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी मतलब 0 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो कंडीशन ट्रू है, आयुषी शर्मा प्रिंट करेगा और आई माइनस माइनस कर देगा, तो आई बन जाएगा ना -1। तो फिर से देखेगा, फिर से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नो, राइट। तो अब वो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम जैसे फॉर लूप काम करता है वैसे ही वाइल लूप काम करता है, बस सिंटैक्स का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि वाइल लूप भी समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एक बार खुद से कोड लिखोगे तो बेटर समझ आएगा। उसके बाद लास्ट लूप जो है हमारा वो है डू वाइल। डू वाइल वाइल लूप की तरह ही है, देखो नाम वाइल है उसमें, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो वाइल लूप में हम क्या करते हैं, मेरे को ये कॉपी करने दो। वाइल लूप में यहाँ पे इसको प्रिंट कराना है, एक सेकेंड, ठीक है। ये है तुम्हारा वाइल, ओके। अब देखो वाइल लूप में क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। पहला स्टेप है चेक कंडीशन, चेक कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब
तो वो लूप के अंदर जाता है। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर तो सेटिस्फाई होती है तो वो लूप का कोड एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो वो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि वाइल लूप में हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। डू वाइल में ऐसा नहीं करेंगे। डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में हम सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, डू कीवर्ड है, कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं, जो कोड चलाना है वो यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं बाहर वाइल, जिसमें हमारी कंडीशन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, वाइल लूप में सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, इसमें हम कंडीशन चेक नहीं करते, इसमें हम पहले कोड एग्जीक्यूट कर देंगे और फिर कंडीशन चेक करेंगे कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो वापस डू के पास जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट, तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो एक बार डू वाइल लिखते हैं, तुम्हें समझ आएगा, एग्जांपल से समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्विकली डू वाइल लिखते हैं, डू, मेरे को ये कोड करना है, अरे ठीक है, और वाइल कंडीशन जो लिखनी है, वाइल कंडीशन क्या है, आई शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो क्या डिफरेंस है, यहां पे देखो, पहले जब देखो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वाइल लूप है। ठीक है, हम लेट्स से आई की वैल्यू 3 है। ठीक है, आई इज इक्वल 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 0 होगा, प्रिंट कर देगा, फिर आई को 2 कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 ग्रेटर देन 0 है, प्रिंट कर देगा, फिर आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर देखेगा कंडीशन 1 ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ, तो प्रिंट करेगा, और फिर उसको डिक्रीमेंट कर देगा, आई 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी हाँ, प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस करेगा, माइनस आई -1 हो गया, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी नहीं, तो बस ये 4 टाइम्स प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे कितनी बार प्रिंट कर रहा है, 4 टाइम्स वाइल में। ओके, अब देखो यही डू वाइल में कैसे काम करेगा। आई की वैल्यू क्या है, 3, डू में कोई कंडीशन चेक नहीं करी, वो डू में आया, उसने आयुषी शर्मा प्रिंट किया। ठीक है, अब उसने आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, ये वाला आई -2 हो गया, फिर देखेगा, देखो फिर अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ, तो अब ये वापस फिर 2 पे जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा आयुषी शर्मा, आई को 1 बना देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा वाइल, मतलब कंडीशन पहले कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, यहाँ पे कंडीशन पहले चेक होती है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी हाँ, 1, तो ये आयुषी शर्मा प्रिंट कर देगा, फिर से जाएगा डू में, प्रिंट करेगा, आई को 0 कर देगा, आई 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर यहाँ पे वाइल से डू में जाएगा, ये प्रिंट कर देगा कोड आयुषी शर्मा, और आई माइनस यानी आई अब बना देगा -1। ठीक है, अब -1 फिर चेक करेगा, क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी नहीं, तो ये आयुषी शर्मा ही प्रिंट करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, सॉरी। तो देखो यहाँ पे भी सेम, मतलब वर्किंग वो सेम है, बट जस्ट थोड़ा वर्किंग का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आई को 3 कर दूं तो देखो कैसे कोड चल देगा। तो देखो उसने 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स प्रिंट करा दिया। फाइन, सो ये थे वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप।
एक बार खुद से ये कोड रन करके देखो, समझ आएगा कि कैसे काम कर रहा है। ड्राई रन करो कोड को। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, एंड लेट मी नो इफ़ द सेशन वाज हेल्पफुल। पिछले सेशंस में हमने देखा था कि C++ लैंग्वेज क्यों ज़रूरी होती है, वाई डू वी नीड C++ लैंग्वेज, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाउ टू प्रिंट इन C++, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है पर आपको यूज़र से इनपुट चाहिए उस एप्लीकेशन में। अब फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, आप उसमें ईमेल डालते हो, अपना फ़ोन नंबर डालते हो, राइट, OTP डालते हो, तो वो क्या कर रहे हो, एक यूज़र है, मैं यूज़र हूँ, मैं डाल रही हूँ इनपुट, ठीक है, ऐप में, तो वो कैसे लेते हैं वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इफ़, एल्स इफ, एल्स, ये सारी क्या होती हैं। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि लूप्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और लूप्स क्यों यूज़ करते हैं एंड कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सेशन का आपको नॉलेज नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो सेशन देख लो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में इंटायर प्लेलिस्ट का, तो आप पहले वो देख लो। फाइन, तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, आज के सेशन है ऑन फंक्शंस। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको फंक्शंस नहीं समझ आएंगे तो मतलब समझ लो कि मुश्किल है भाई, मुश्किल है लैंग्वेज समझना। ये हर लैंग्वेज का इसेंशियल पार्ट होता है एक्चुअली फंक्शंस, और बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो एक बार क्विकली हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। ठीक है, सो पहले फंक्शंस पे जाने से पहले कि फंक्शंस क्या है, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि हमें फंक्शंस क्यों चाहिए। ठीक है, ओके, तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ विद नेम functions .c++.cpp, एक्सटेंशन मत भूलना। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से, नहीं तो क्या ही कोड लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, दो वेरिएबल्स ले रही हूँ। एक ए वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 5 वैल्यू डाल दी, एक मैं वेरिएबल ले रही हूँ 6 जिसमें मैंने बी जिसमें मैंने 6 वैल्यू डाल दी, और एक थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो स्टोर कराऊंगी, कि जब मैं ए वेरिएबल की वैल्यू को बी वेरिएबल में ऐड करूँ तो क्या आएगा, वो सी में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगी, मैं सी को प्रिंट कर दूंगी। सी को मैं क्या करूंगी, मैं सी को प्रिंट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया। थोड़ा सा मैसेज लिख देते हैं उससे आगे, रिजल्ट इज करके। ठीक है, इस तरह कुछ मैंने ये डाल दिया। ओके, सिंपल है। एक बार कोड क्विकली रन करते हैं। तो मैंने ये कोड रन कर रही हूँ, रन कोड। तो देखो द रिजल्ट इज 11 विच इज फाइन, राइट। 5 + 6 इज व्हाट, 11। a + b को ऐड करेंगे, 5 + 6 11 आएगा, वो c में जाके स्टोर हो जाएगा, और c की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं जो कि 11 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं दो और वेरिएबल्स बना रही हूँ। ठीक है, d जिसमें मैं 10 वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, एक वेरिएबल बना रही हूँ e जिसमें मैं 5 वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, और फिर एक लास्ट वेरिएबल f जिसमें मैं इन दोनों का फिर से एडिशन स्टोर करा रही हूँ, d + e c आउट, और फिर मैं द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एडिशन, इसको नाम दे देते रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एडिशन इज, ये सेकेंड एडिशन इज क्या है, f एंड। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा हो गया। इसको रन करके देखते हैं एक बार। आइडियली क्या आना चाहिए, पहली फर्स्ट एडिशन का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 11, और सेकेंड एडिशन का 10 + 5 15। ठीक है, एक बार मैं क्या करती हूँ, ये क्लियर कर लेती हूँ ताकि इजीली दिख जाए। अभी इसको रन करते हैं। ओके,
देखो, तो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एडिशन क्या आ रहा है 11 एंड रिजल्ट ऑफ सेकेंड एडिशन क्या है 15। ठीक है, ओके। अब यार सोचो, थमो जरा और सोचो कि इस कोड में क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है? कुछ सिंटैक्स वाइज नहीं, कंपाइल हो गया, रन हो गया, तो मतलब एरर तो नहीं है कोड में, पर क्या तुम्हें ये कोड का लिखने का तरीका एफिशिएंट लग रहा है या कुछ भी दिक्कत लग रही हो? पॉज करो वीडियो को और सोचो एक बार। ठीक है, तो देखो यार इसमें क्या दिक्कत है, इस कोड में सब कुछ सही है, बस एक चीज है, वो है क्या? वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन रेपिटेशन है इस कोड में। दोबारा दोबारा हम कोड लिख रहे हैं एक ही टास्क को करने के लिए, एक ही टास्क को करने के लिए वी आर रिपीटिंग द कोड, रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग द कोड इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अपने कोड को रिपीट क्यों करना है? अननेसेसरी कोड लार्ज होता है। हमको हमेशा क्या रखना चाहिए? हमको हमेशा शॉर्ट एंड कंसाइज कोड रखना चाहिए। तो कुछ कोडिंग प्रैक्टिसेस गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एफिशिएंट कोड नहीं होगा। तो देखो क्या, हमेशा जब भी हम कुछ लिखें, हम भी कोई भी कोड लिखें, तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम शॉर्ट एंड कंसाइज कोड लिख रहे हैं, यानी कि छोटे से छोटा कोड एंड एफिशिएंट कोड लिख रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंट कोड लिख रहे हैं, पर इसमें क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रही है, जो कि नहीं सही है। अब रेपिटेशन कैसे हो रही है? तुम कहोगे कहाँ रेपिटेशन हो रही है भाई? यार देखो, हम यहाँ पे भी एडिशन कर रहे हैं, यहाँ भी एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स की, टू वेरिएबल्स, यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल्स। और यहाँ भी क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या फर्क है दोनों में? इधर भी एडिशन हो रही है, उधर भी एडिशन हो रही है। क्यों ना हम इसको दो बार लिखने के बजाय एक बार लिख लें? ठीक है, तुम कहोगे कि हाँ ठीक है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जब भी रेपिटेशन हो रहा है तो हम लूप यूज कर लेते हैं वही सेम कोड को डालने के लिए। तो तुम कहोगे कि ठीक है लूप यूज कर लेते हैं, लूप को कितनी बार चलाएंगे? हमें दो बार एडिशन करनी है तो हम लूप चला लेंगे इंट i इज इक्वल टू 1 से, ठीक है, i लेस देन इक्वल टू 2 तक दो बार चलाना है, i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम जो कॉमन कोड है वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कोड लिख लो। पर यार यहाँ पे वैल्यूज भी तो पास करनी है डी और ई की। यहाँ पे अलग वैल्यूज हैं, यहाँ अलग वैल्यूज हैं, ठीक है, सेम वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ लूप नहीं काम करेगा। लूप काम करता है जब एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हो तुम। यहाँ पर तुम समझ रहे हो, यहाँ पे वैल्यूज अलग है, यहाँ पे अलग वैल्यूज है, तो यहाँ पे लूप्स नहीं लगेंगे, लूप नहीं लगेगा यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें देखो क्या रिक्वायरमेंट है अपनी, हमेशा ना रिक्वायरमेंट सोचा करो, तुम्हें करना क्या है, चाहते क्या हो तुम। हम ये चाहते हैं अपने जो रेपिटेटिव कोड है, ठीक है, हमारा जो रेपिटेटिव कोड है उसको एक सिंगल कोड में चेंज कर सके, सिंगल कोड, है ना? यही तो चाहते हैं हम कि आगे जाके भाई अगर यहाँ पे एक और बार हमें दो वेरिएबल्स को ऐड करना हो तो हमें वो ना हो। इसको एक सेकेंड यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मकसद है हमारा? हमारा मोटिव ये है कि हमको रेपिटेटिव कोड को सिंगल कोड में लेके आना है, यानी एक कॉमन कोड लिखना है, कॉमन कोड लिखना है जो हमारा एडिशन कर सके दो वेरिएबल्स को, और हमको जो रिजल्ट है वो मिल जाए। ठीक है, इस कॉमन कोड को पता क्या कहते हैं? गेस तो कर लिया होगा। इस कॉमन कोड को हम कहते हैं फंक्शन। एक फंक्शन लिखना है हमको बेसिकली। क्या करेगा वो फंक्शन? वो दो वेरिएबल्स को ऐड करेगा, टू वेरिएबल्स को ऐड करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स क्या है? तो पहले सिंटैक्स समझते हैं।
ठीक है, सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, सिंटैक्स मतलब फॉर्मेट। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह है गाइस कि कौन सा कलर लूँ यार, हाँ ठीक है, तो सिंटैक्स ओके। क्या सिंटैक्स है फंक्शन लिखने का? फंक्शन का सिंटैक्स ये है कि पहले हम लिखते हैं void। बेसिकली यहां सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नेम, फिर हम ब्रैकेट देते हैं और इस ब्रैकेट में हमारे पैरामीटर्स जाते हैं, पैरामीटर्स। समझ आएगा, सब समझ आएगा, बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ अभी। फिर करली ब्रैकेट्स, और हमें पता है करली ब्रैकेट्स के अंदर तो हमारा भाई कोड होता है जो हमें चलाना है। तो सबसे पहले समझते रिटर्न टाइप क्या है। यार रिटर्न टाइप का मतलब है क्या फंक्शन चाहते हो कि रिटर्न करे, मतलब कोई एक वैल्यू अगर वो रिटर्न कर रहा है तो वो कौन सी डेटा टाइप की होगी, क्या वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, क्या वो बूल रिटर्न कर रहा है, क्या वो फ्लोट रिटर्न कर रहा है, क्या वो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तुम्हारा फंक्शन तो वो वॉइड लिख दो उसकी जगह, वॉइड, यहाँ पे वॉइड लिख दो कि कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। रिटर्न करने का मतलब क्या हम समझेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सिंपल वॉइड लिख लो कि हमारा फंक्शन अभी उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी कुछ नहीं रिटर्न करेगा, कुछ नहीं। फंक्शन का नाम कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैं ऐड लिख रही हूँ, फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो, ऐड आयुषी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैंने ऐड नाम दे दिया। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? पैरामीटर्स का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है ये क्या इनपुट लेगा। मैं क्या चाहती हूँ कि ये दो वेरिएबल्स में पास करूं और वो मुझे एडिशन करके दे दे। तो ये दो वेरिएबल्स, ये दो ए बी डी ई, ये तो मुझे पास करने होंगे ना, यानी यहाँ पर दो पैरामीटर्स आएंगे, एक होगा कुछ भी नाम दे दो आई, एक नाम होगा जे, कॉमा डाल के। ये डेटा टाइप है कि एक आई जो आएगा वो इंटीजर होगा कॉमा करके, दूसरा पैरामीटर है इंटीजर ही होगा पर जे नाम है। बेसिकली वेरिएबल्स है पर ये दो इनको कह देते हैं क्योंकि ये फंक्शन के ब्रैकेट में लिखे हैं तो ये पैरामीटर्स है, दो पैरामीटर्स। और कोड लिख देंगे, क्या कोड करना है, हमको एडिशन करनी है, वो हम लिख देंगे आई प्लस जे, रख दो के में और के को प्रिंट करा दो, तो हो गया एडिशन। तो एक बार इसको जल्दी से कोड में लिखते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप यानी वॉइड, नाम फंक्शन का ऐड, दो पैरामीटर्स लेगा, एक को मैं नाम दे रही हूँ आई, दूसरे को मैं नाम कुछ भी नाम दे सकते हो अलग है, ठीक है, जरूरी नहीं आई जे या अल्फाबेट ही देना है, कुछ बड़ा सा नाम भी दे सकते हो ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। दो पैरामीटर्स ले लिए, उसके बाद ब्रैकेट आई, करली ब्रैकेट्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया के जिसमें आई प्लस जे ऐड हो रहा है और मैंने सी आउट कर दिया के को, यहाँ लिख के कि एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज ये, ठीक है, के, और यहाँ मैंने दे दिया एंडल। समझ गए? तो ये कुछ हमारा फंक्शन है, ओके ठीक है। यहाँ पे हमने ये बना दिया। तो इतना तो तुम्हें समझ आ गया कि एक फंक्शन बन गया है जो दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज लेता है, आई जे, आई में एक वेरिएबल की वैल्यू लेता है आई में, दूसरे वैल्यू लेता है जे में, और दोनों को ऐड करके के में स्टोर करा के के हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाले चीज को इससे कैसे रिप्लेस करें, ठीक है। देखो गाइस, फंक्शन की दो चीजें होती हैं, ठीक है। फंक्शन बनाने की, ये जो फंक्शन हमने बनाया ना, मैं ये कॉपी करती हूँ, तो जो ये फंक्शन है पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना,
इसमें हमने देखा कि ठीक है ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप समझोगे, सब समझोगे, रिटर्न टाइप है। उसके बाद ये नाम है फंक्शन का, ये दो पैरामीटर्स हैं, ये दो हैं पैरामीटर्स, और ये है बॉडी। अब तो फंक्शन की ना दो चीज, फंक्शन में तीन चीजें होती हैं। एक होता है फंक्शन डेक्लारेशन, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, और एक होता है फंक्शन कॉल। ओके, क्या होता है ये देखते हैं। फंक्शन डेक्लारेशन का मतलब है ये जो हमने चीज लिखी है, ये जो चीज है इसको कहते हैं फंक्शन डेक्लारेशन, की फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नाम क्या है और उसमें कितने पैरामीटर्स हैं, ये है आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर किया कि भाई ये फंक्शन होगा। ओके, समझिए। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, जो कोड लिखा है हमने फंक्शन के अंदर उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब फंक्शन कॉल क्या है, यार किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए ना हमें उसे कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन अपने आप नहीं चलेगा। अब ये ऐड फंक्शन जो मैंने बनाया है इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा जब भी मुझे इसका कोड अंदर का चलाना है। तो कैसे कॉल करते हैं, मैं लिखूंगी फंक्शन का नाम और अगर उसमें कोई पैरामीटर्स है वो, तो आई जे पैरामीटर है तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 5 पास कर दूंगी, 5 जाके आई में स्टोर हो जाएगा, 6 दूसरा पैरामीटर है वो जाके जे में स्टोर हो जाएगा। तो आई में वैल्यू चली जाएगी 5, जे में वैल्यू चली जाएगी 6, तो के में क्या आ जाएगा 5 + 6 11, और के हम प्रिंट करा देंगे। तो इसे कहते हैं फंक्शन कॉल, यानी जब भी हमें किसी फंक्शन को चलाना है उसे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर रही हूं। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे दो वैल्यूज को ऐड करना है, यानी 5 और 6 को, राइट। तो मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ ऐड, और उसमें मैं दो पैरामीटर पास चाहिए, इसको दो पैरामीटर चाहिए ना, तो मैं दो वैल्यूज पास कर देती हूँ 5 और 6। 5 चला जाएगा आई में, 6 चला जाएगा जे में। सिमिलरली अब मुझे दो वेरिएबल्स ऐड करने, 10 और 5। ऐड लिखा, 10 आई में पास कर दिया, 5 जे में पास कर दिया। बस गाइस, बस इतना ही करना है हमको। देखो तुम ये देखो कि ये जो लंबा सा कोड लिखा था जो रेपिटेटिव था, उसको हमने इतने से कोड में एक फंक्शन बना के देखो कॉमन कोड बना लिया। ये फंक्शन एक कॉमन कोड है। क्या है ये तुम्हारा कॉमन कोड, ठीक है। चला के देखते हैं इसको एक बार। ये देखो एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, पहले ये वाला फंक्शन चला, फंक्शन कॉल हुआ, 5 गया आई में क्या गया 5, जे में क्या गया, आई गया 5 में, जे में गया 6, आई प्लस जे हुआ, 5 + 6 11 गया के में क्या गया 11, और यहाँ पे प्रिंट हो गया के, एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स 11। फिर उसके बाद इस लाइन पे आया ऐड, फिर से कॉल हुआ, आई में क्या गया 10, जे में क्या गया 5, के क्या बना 15, और 15 प्रिंट हो गया। एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इज 15, ठीक है, समझ गए। सिमिलरली मैं जितने मर्जी यहाँ ऐड लिख सकती हूँ, 5 and 9 ऐड 2 and 1, कुछ भी, दो वैल्यूज पास करनी है बस, समझ गए। तो अगर तुम इसको रन करोगे, ये देखो आ गया ना रिजल्ट। तो ये है तुम्हारा फंक्शन। तो एक बार फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं थोड़ी इंग्लिश में एकदम कि क्या होती है एग्जैक्टली। तो देखो इसको बाकी को इरेज कर देते हैं। ओके, तो देखो क्या है फंक्शन। फंक्शन है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब
ये एक स्टेटमेंट है, ये देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है दैट टेक इनपुट्स, ये इनपुट है तुम्हारी आई जे इनपुट है, डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट, समझ गए, कुछ कोड चलाता है और आउटपुट देता है। क्यों हम फंक्शंस यूज करते हैं, दिस इज व्हाई वी यूज फंक्शंस, व्हाई commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs we can call the function। तो हम क्या कर रहे थे, पहले a इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 6 बनाते थे, उसके लिए a प्लस b करते थे, फिर हमने d इज इक्वल टू 10 लिया था, e इज इक्वल टू 5 लिया था, फिर f इज इक्वल टू d प्लस e किया था। तो ये सेम टास्क हम दोबारा कर रहे थे डिफरेंट इनपुट्स के साथ, यानी इधर 5 और 6 थी, इधर 10 और 5 है, डिफरेंट इनपुट्स थी पर सेम काम कर रहे थे, सेम कोड, यानी एडिशन। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया विच इज अ कॉमन कोड। सो क्या है फंक्शन, ये देखो बस इतना से, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ब्लॉक ऑफ कोड है एक, ये देखो ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम जब कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल, जिसको जब हम कॉल करते हैं तो वो रन होता है, समझ गए। सो आई होप कि फंक्शन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक और चीज देख लेते हैं जो अभी शायद तुम्हें इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगी कि रिटर्न टाइप का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। इसका भी समझ आ गया कि भाई ये तो इनपुट्स हैं, ये फंक्शन का नाम है जो कॉल में हेल्प करेगा, पर इसका क्या मतलब है, ये जो रिटर्न टाइप है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझते हैं अब, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो देखो रिटर्न टाइप, यार देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैं यहाँ पे दो इनपुट्स लेती हूँ, उनको ऐड करती हूँ और यहीं पे प्रिंट करा देती हूँ, यहीं पे प्रिंट करा रही हूँ फंक्शन के अंदर ही। इसीलिए ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप है void। When it does not return anything तो उसकी रिटर्न टाइप होती है void। पर अब मैं पता क्या करने लगी हूँ, मैं देखो क्या करने लगी हूँ, मैं इसकी रिटर्न टाइप को पहले तो यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं कराऊंगी, मैं यहाँ पे k को रिटर्न करा रही हूँ, रिटर्न लिख के, रिटर्न कीवर्ड है k, मैंने यहाँ से k को रिटर्न करा दिया। अब देखो यहाँ पे रेड आ रहा है, रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि रिटर्न वैल्यू डज नॉट मैच द फंक्शन टाइप, कि भाई ये k रिटर्न कर रहे हो जो कि एक इंटीजर है और तुम यहाँ void लिख रहे हो, भाई ऐसे कैसे चलेगा, है ना। जो रिटर्न कर रहे हो उसकी डेटा टाइप डालोगे ना रिटर्न टाइप में, तो यहाँ पे हम एक k जो है वो इंटीजर है, वो रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम इंटीजर लिखेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है ना ऐड, ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। चलो कोड को चला के देखते हैं। कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों प्रिंट नहीं हुआ गाइस, क्योंकि हम कहीं प्रिंट कर ही नहीं रहे। देखो यहाँ कहाँ सी आउट लिखा हुआ है, कहीं सी आउट लिखा नहीं हुआ। हम जब ये फंक्शन कॉल करते हैं, ये चलाता है, k की वैल्यू निकालता है और k को हम रिटर्न कर देते हैं, पर k अब जा कहाँ रहा है, रिटर्न तो करा दिया पर k कहाँ जा रहा है, k आएगा इस फंक्शन कॉल का आउटपुट। यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगी, लेट्स से इंट आउटपुट, अब ये बाकियों को कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, और इस आउटपुट को मैं प्रिंट करा दूंगी। समझे, यानी कि ये जब फंक्शन कॉल होता है तो ये कोड चलता है और ये के रिटर्न करता है, तो इस फंक्शन कॉल का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, के, तो के ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, वो आउटपुट में स्टोर हो जाएगा और आउटपुट हम प्रिंट करा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रन कोड, एडिशन इज 11, यानी कि हमने 5 और 6 भेजा, i में 5 j में 6, ऐड हुआ 11 बना, k 11 रिटर्न करा दिया। तो जब रिटर्न कराया तो इसकी जगह पे कह लो, ऐड की जगह पे 11 और आउटपुट में 11, ठीक है, आउटपुट में 11 गया और आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं तो 11 प्रिंट हो गया।
समझ गए? तो ये है रिटर्न करना। तो फंक्शन हमारा, तो पहले जो कोड लिखा वो भी सही है, ये वाला कोड भी सही है, तरीका अलग है लिखने का। उसमें हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे थे, हम फंक्शन में प्रिंट करा देते थे। यहाँ पे हम फंक्शन के बाहर प्रिंट करा रहे हैं, मतलब जहां से कॉल हो रहा है वहां प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप, यहाँ से अगर तुम कोई फ्लोट रिटर्न कराओगे तो तुम्हें यहाँ पे फ्लोट लिखना होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स करोगे तो बूल लिखना होगा, कोई कैरेक्टर रिटर्न करा रहे हो तो कैर लिखना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा फ्लोट है तो यहाँ पे भी फ्लोट ही आएगा, क्योंकि यही मिल रहा है उसको, समझे? तो ये है तुम्हारे फंक्शंस, ये है तुम्हारे फंक्शंस। फंक्शंस में अभी और भी बहुत कुछ है देखने वाला, ये सिर्फ पार्ट 1 है फंक्शंस का। फंक्शंस में और बहुत कुछ चीज़ें देखनी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, बट ये एक बहुत बेसिक सेशन था ये बताने के लिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। सो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। If you found the video helpful, please like, subscribe to Unacademy Growth channel, and thanks for watching. Bye.